गाइस, नमस्कार। मैं राम रतन तालनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आईआईटीएन कैलिबर में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल बनी कैसे, ये पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, फिर पीरियोडिक टेबल जरूरत पड़ी तो फिर जरूरत पड़ने पर साइंटिस्ट ने इसको कैसे बनाया, और फिर पढ़ेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात है, मैं अगर आप सबको कहूं कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे मैंने क्या खोज कर लिए, एलिमेंट्स मैंने रिसर्च के, मुझे एलिमेंट्स मैंने खोज लिए। अब मैं उन एलिमेंट्स को अध्ययन करना चाहता हूँ, उनको पढ़ना चाहता हूँ, उनको जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स को जानने के लिए मुझे ये जानना है मुझे, तो क्या मुझे ये जरूरी है कि एलिमेंट्स किसी टेबल में अरेंज्ड रहे अच्छी तरह से, या फिर ऐसे ही पड़े रहे, मेरे को जो मन हो वो मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीके से समझाता हूं कि मैंने आपको ये किताबों का ढेर दिया। अब मैं कहता हूं कि इसमें से केमिस्ट्री की 12th क्लास की बुक निकालो। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसमें बहुत सारा समय भी लगे और मिले भी ना बुक। ठीक है, और वही मैं अगर इन सभी किताबों को कुछ इस तरह अरेंज कर कुछ इस तरह अरेंज कर दिया, अब मैंने बोला कि केमिस्ट्री की बुक निकालो जो कि यहाँ अरेंज्ड है और यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी से निकाल ली। यानी कि चीजों को अरेंज करना कितना जरूरी है ये समझने की कोशिश कीजिए कि चीजों को अरेंज करने के बाद उन पर उनको पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, उनको रीड करना बड़ा ही आसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो जरूरत होगी आप वो बुक निकाल सकते हो। जैसे ये मान लो फिजिक्स की है, ये मैथ्स की है, ये केमिस्ट्री की है, जो भी है अब अरेंज कर चुका है, तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान काम हो गया। और इसीलिए सभी एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से अरेंज्ड होगा, अच्छी तरह से अरेंज्ड होगा, तो मेरे लिए जानना पढ़ना बड़ा ही आसान काम है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए इन सभी को अरेंज करके मैं एक टेबल बनाता हूं जिसे मैं पीरियोडिक टेबल बोलता हूं। लेकिन जो ये फाइनल पीरियोडिक टेबल है, आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये आपके सामने है। लेकिन लेकिन ये पीरियोडिक टेबल एक लंबे दौर के बाद में मिली है, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट की रिसर्च का परिणाम है, ये रिजल्ट है ये। बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट अरेंज करते करते किस हिसाब से अरेंज करे, एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज करे या फिर उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करे, ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचते सोचते अरेंज हुआ। ये बहुत वक्त लगा इसमें, तो वो क्या क्या हुआ, कैसी प्रोसेस से गुजरे, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया वो आया लेवोशियर। लेवोशियर ने क्या किया, दो एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में कर दिया। उसने दो बड़ी बड़ी कैटेगरीज बना ली, एक मेटल्स बोला, एक नॉन मेटल्स बोला। उसने क्या बनाया, दो कैटेगरीज बनाई, मेटल की और नॉन मेटल की। अब बात करते हैं मेटल की। जो टेबल थी या फिर मेटल का जो प्रॉपर्टी, मेटल का जो अलग बनाया है कैटेगरी, और नॉन मेटल की जो अलग कैटेगरी बनाई है, उसमें उसने किस किस को डाला। तो मेटल में वो किस को डाल रहा है, दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, मतलब जो हार्ड है, कठोर है। ठीक है, हार्ड, ठीक है, हार्ड चीजों, हार्ड जो भी थे एलिमेंट्स वो इसने मेटल्स में डाले, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले जितने भी थे मेटल्स में डाले। फिर मेटल्स की खास बात क्या थी, इनमें एक लस्टर यानी कि चमक, इन सब में एक चमक थी, सभी में एक अच्छी चमक थी। लस्टर्स को इसने मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, चमक है, और दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब जैसे कि मंदिर में घंटी लगी होती है, आप उसको बजाते हो तो घंटी की आवाज आती है। यही जो प्रॉपर्टी होती है, टकराने पर आवाज की, जो आवाज निकलना, वही सोनोरस प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में किसको डाला, जिनकी प्रॉपर्टी सॉफ्ट हो। ठीक है, ब्रिटल मतलब क्षण भंगुर, हिंदी में क्षण भंगुर कहते हैं, मतलब टूट जाने वाला, अगर आप ठोकोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो दे आर सॉफ्ट। पहली बात तो इनमें जो नरम थे उनको डाला गया। इन जनरल दे डोंट कंडक्ट हीट,
लगभग नॉन मेटल्स थे, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई पालन नहीं करते, पालन क्या चालन कंडक्ट नहीं करते, और नो लस्ट्रस, इनमें कोई चमकदार नहीं थी और कोई सोनोरस जैसी प्रॉपर्टीज नहीं थी। ये तो बात थी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन इसकी थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेटेलॉइड आ गया। क्या आ गया? मेटेलॉइड, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता था। वो कंफ्यूज हो गया, इसको कहाँ रखूं। तो जैसे ही मेटेलॉइड आया, लोगों ने कहा बताओ भाई इसे कहाँ रखेगा, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। फिर आता है इसके बाद डोबेराइडर। डोबेराइडर क्या करता है, ये भी अलग। He arranged similar elements in the group of three elements called as triads. उसने क्या बनाई, ट्रिक बनाई, तीन तीन एलिमेंट्स की ट्रिक बनाई, ठीक है। डोबेराइडर ने क्या बनाई, ट्रिक बनाई, तीन तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाया, जिसको ट्राइड बोलते हैं, बना। ठीक है, उसने उसका क्या, उस प्रॉपर्टी क्या है, उसने कहा, उसने कहा कि अगर बढ़ते हुए, अगर मतलब आप एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अगर ट्रिक बनाओगे एलिमेंट्स की, तो जो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक जो मास होगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। ऐसी इसने ट्रिक बनाई, काफी बनाई, ठीक है, ट्राइड्स बनाए, इन विच द एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट was merely the arithmetic mean of the atomic mass of other two elements, or all the three elements possessed nearly the same atomic mass, ठीक है। लगभग देखो ये कुछ ज्यादा साइज में डिफरेंस वालों का नहीं किया गया, इंक्रीजिंग में रखा, और ये फिर बोलता है कि ट्रिक की क्या प्रॉपर्टी, बीच वाले का मास इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज आप निकाल सकते हो, जैसे कि 9 7 46 और बाई 2 अगर करेंगे तो ये 23 आता है। किसी में एक दो का गैप हो तो वो एवरेज बोल रहा है जस्ट, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी ट्रिक है, इसमें से 4 ट्रिक आपके सामने है, 2 ट्रिक लेकिन लेकिन उसने क्या कहा, ट्रिक की उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ट्रिक वाले लगभग प्रॉपर्टीज सेम थी, मतलब ट्रिक वाले तीनों एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले थे, जो उसकी ट्रिक के रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रिक रूल क्या था कि बीच वाले का मास दूसरे का, दोनों का एवरेज हो जाए, ठीक है। फिर उस कुछ ट्रिक ऐसी थी जो उसके रूल को फॉलो ही नहीं कर रही थी, जैसे कि इसका एवरेज निकालो, ये 7 है, जबकि 12 क्या 12 आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है, जबकि ये तीनों एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज्ड है, इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी सेम थी, लेकिन ये डोबेराइनर के उस रूल का पालन नहीं करती, एवरेज वाले, ठीक है। तो यहाँ पर उसका भी रूल रिजेक्टेड, यानी कि यहाँ पर लेवोशियर आया, उसने मेटल और नॉन मेटल का बोला, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, लेकिन जैसे ही मेटलॉइड आया वो दोनों की प्रॉपर्टीज रखता था, वो लेवोशियर का जो सिद्धांत था वो खत्म। फिर डोबेराइनर आया, डोबेराइनर ने ट्राइड्स बनाए, लेकिन कुछ ट्राइड्स ऐसे भी बन गए जो उसके रूल का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टीज सेम थी, मतलब उन लगभग एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज वाले थे। अब उसके बाद न्यूलैंड्स आता है, ठीक है। न्यूलैंड्स ने थोड़ा दिमाग लगाया, न्यूलैंड्स ने इस बार ना तो कोई तुरंत ही ऐसे ट्रिक बना रहा था, बल्कि न्यूलैंड्स ने कहा कि, न्यूलैंड्स ने क्या किया बताता हूँ, कि जितने भी एलिमेंट थे उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को किसके साथ रिलेट किया, एटॉमिक मास के साथ रिलेट। न्यूलैंड्स ने जो पहला था जिसने कोई ढंग का काम किया था, ढंग का किया था या नहीं किया था, लेकिन उसने रिलेट किया, उसने किसको रिलेट किया, एटॉमिक मास को केमिकल प्रॉपर्टीज से। उसने कहा कि भैया जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये एटॉमिक मास पर डिपेंड्स होती है। कैसे होती है, उसने क्या कहा कि अगर तुम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दो, एक फिक्स टाइम के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिवाइज होती है, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद क्या होती है, रिवाइज, प्रॉपर्टीज वापस सेम आती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट वापस मिलने लगते हैं, ठीक है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ऑक्टेव ऑक्टेव रूल, ठीक है। उसने क्या, जैसे संगीत के सुरों पर ध्यान दिया, जैसे कि मैं संगीत के सुर बताता हूं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, शा। अब वापिस सा से स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब एक फिक्स अंतराल के बाद, यानी कि जब 7 के बाद 8वां सुर वापिस पहले जैसा है, यानी कि पहला और 8वां सेम रहेगा, तो उसने भी वैसे ही किया।
उसने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया और उसने कहा कि आठवां एलिमेंट वापस पहले जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, ऐसा मतलब कुछ हद तक हो रहा था, कुछ लिमिट तक हो रहा था, मतलब जैसे 15-20 तत्वों तक ऐसा हो रहा था, 15-20 एलिमेंट तक तो ये ऑक्टेव रूल जम रहा था उसका। ठीक है, तो उसने किया क्या, पहले न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल समझते हैं। उसने कहा कि भैया जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास से रिलेटेड होती है। कैसे रिलेटेड होती है कि अगर आप एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो सारे एलिमेंट्स को, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को उसने न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ बोला था, यानी कि आठवां सुर पहले के जैसा होता है उसी प्रकार इसमें आठवां एलिमेंट पहले जैसा होगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन वर्क तो किया, लेकिन जैसे जैसे आगे बड़े तत्वों की ओर गया, बड़े एलिमेंट्स की ओर गया, आगे बिग एलिमेंट्स की ओर गया, हेवी एलिमेंट्स की ओर गया, हाई नंबर्स की ओर गया, तो काम नहीं किया, यानी यहाँ न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ भी फेल हो गया। फिर इसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ भी कुछ हद तक ही, मतलब जैसे कुछ एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड था, वो भी फेल हो गया। अब मेंडेलीव आता है। मेंडेलीव ने पहली बार टेबल बनाई। मेंडेलीव बड़ा जीनियस व्यक्ति था, मेंडेलीव बड़ा जीनियस था। क्यों जीनियस था इस बारे में बात करेंगे। उसने भी कहा कि सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मास के। पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा कर दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हो, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में, एक फिक्स इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज आती है या सिमिलर प्रॉपर्टीज रिवाइज होती है। कैसे, ठीक है, कैसे, उसने अब इसके लिए टेबल बनाई। ये कुछ इस तरह की टेबल थी, मेंडलीव ने बनाई। ठीक है, इस बार इसने कुछ अच्छा किया। ठीक है, क्या किया वो बताता हूँ। उसने एक टेबल बनाई जिसमें कॉलम्स रखे, 8 कॉलम्स रखे, 8 कॉलम्स रखे। ठीक है, उसने कुछ पीरियड्स बनाए। ठीक है, उसने कुछ पीरियड बनाए, 5 पीरियड बनाए टोटल। तो इसने कुछ 5 और 8 ग्रुप्स जो ऐसे बनाए और 5 ऐसे बनाए। उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी कि 8वें में 2 तरह के एलिमेंट्स रख रहा था वो। 8वें को ए बी सी 3 में तोड़ा था उसने। ठीक है, जिसमें वो एक में ट्रांजिशन एलिमेंट कर रहा था और दूसरे में बाकी के। लेकिन ये बाद की बात है, अभी बस इतना जानो कि मेंडलीव ने पहली बार एलिमेंट्स को पीरियड्स, क्या इसको मैं रो बोल सकता हूँ, अच्छा अच्छा वर्ड है थोड़ा, यानी कि 8 उसने ग्रुप बनाए, 8 कॉलम बोल सकता हूँ, और 5 रो। ठीक है, ये उसका पहली बार कोई साइंटिस्ट था जिसने रो और कॉलम्स में अरेंजमेंट किया जो 5-8 में था। अब मेंडलीफ ने क्या किया था, वैसे मेंडलीफ ने सारे एलिमेंट्स के ढंग से एटॉमिक मास वगैरह दोबारा ज्ञात किए थे, मतलब एकदम सही किए थे सारे, जिनमें इनकरेक्टनेस थी उनको दूर किया। तो इसने काफी अच्छे अरेंजमेंट किए थे। ठीक है, और इसमें उसने कुछ जगह खाली छोड़ दी। उसने कहा कि इन जगह पर बाद में एलिमेंट आएगा, जैसे कि उसने एक जगह खाली छोड़ी, एक का एल्यूमिनियम करके इसने जगह छोड़ी। ठीक है, उसने कहा कि इसका एटॉमिक मास 68 होगा, 68 होगा, इसकी डेंसिटी 5.9 होगी। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, और ये इस तरह के कंपाउंड बनाएगा। उसने मेंडलीव ने जगह खाली छोड़ी, बोला बाद में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा। कुछ ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूलैंड्स था, न्यूलैंड्स ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके ये बोल दिया था कि अब इतने ही एलिमेंट्स है और एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि उसने खाली जगह छोड़ दी और ये बोल दिया कि इस पर ये एलिमेंट आएगा जिसका मास ये होगा, डेंसिटी ये होगी, और वैसा ही हुआ। जिस बाद में इस जगह पर गैलियम फाउंड हुआ, जिसका एटॉमिक मास से 70 था, ये डेंसिटी 5.94, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, और ये एलिमेंट भी इसी तरह के कंपाउंड्स बना रहा है। तो मतलब
आप सोच सकते हो कितना गजब का प्रेडिक्शन लगाया उसने, कितनी अच्छी उसकी स्टडी रही होगी। फिर उसने एक जगह छोड़ी एका सिलिकॉन करके, जिसमें बाद में जर्मेनियम आ गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक कहानी भी है कि जिसने ये नए एलिमेंट फाइंड किए थे, उसने एक बार मेंडलीव को लेटर लिखा, बोला कि जो आपने प्रिडिक्शन लगाए हैं वो गलत है, मेरे मार्क्स कुछ और आ रहे हैं जबकि आपने पहले कुछ और बताया। तो मेंडलीव ने वापस लेटर लिखा, उसने बोला कि ढंग से निकाल, मेरा जो वैल्यूज है प्रिडिक्टेड वो सही है, तेरी जो रिसर्च थी वो गलत है। और एक्चुअली जब बाद में करेक्ट की तो मेंडलीव के प्रिडिक्शन वाली सही थी, ठीक है। तो इसलिए जीनियस बोलते हैं। मेंडलीव की डिजाइन आपके सामने है, उसने एलिमेंट्स को पहली बार कॉलम रो में अरेंज किया, ठीक है। आज की ये फाइनल टेबल है। मेंडलीव के बाद अगला कौन सा साइंटिस्ट आया और उसके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। उसके बाद एक मोजले नाम का साइंटिस्ट आता है। मोजले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया फ्रीक्वेंसी का। उसने क्या किया, उसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट मेटल सरफेस पर डाला, मतलब डिफरेंट सरफेस मेटल पर डाला और एक्सरे ऑब्टेन की सबसे। उसने सारे एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी चेक की, ठीक है। तो उसने देखा कि एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है और एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करती है। ध्यान से देखना, उसने क्या देखा कि जब एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो वैल्यूज आ रही थी वो कुछ ऐसे आ रही थी, मतलब आसपास की वैल्यूज आ रही थी, जिसे अगर वो ग्राफ में लिखता तो कुछ मिडल लाइन करके लिखता, तो ये वो बोल सकता था कि मास है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, इसके आसपास पॉइंट आ रहे थे। वहीं उसने एटॉमिक नंबर पर किया तो एग्जैक्ट पॉइंट्स आ रहे थे, मतलब उसी लाइन पर आ रहे थे। तब उसके सारा खेल समझ में आया कि हम अब तक एटॉमिक मास के आसपास घूम रहे हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट में एटॉमिक मास पर इतनी डिपेंड्स नहीं करती, एग्जैक्ट डिपेंड नहीं करती जितनी कि एटॉमिक नंबर पे करती है। तब उसने नई थ्योरी निकाली, उसने कहा भाई आप सब गलत रूल पे चल रहे हो। एक्चुअली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है वो मास के बढ़ते हुए क्रम में नहीं। अगर मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तब नहीं होगा, अगर आप एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो तो काम बन जाएगा। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो तो काम बन जाएगा। भैया ये जो रूल आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसने पूरा चेंज कर दिया। अब तक जो सारी मिस्टेक्स हो रही थी वो सारी की सारी दूर हो गई। क्यों? क्योंकि अब असली चीज पकड़ में आ गई थी। अब लोगों ने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स को रखा। अब एक सारे ही एक फिक्स ऑर्डर में आ गए और इसने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। अब लॉ क्या है पढ़ लेते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के, ठीक है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। कहने का मतलब अगर एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स को रख दोगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आने शुरू कर देंगे। तो अब मुझे क्या मिल चुकी है, नए रूल के हिसाब से एक नई पीरियोडिक टेबल मिल चुकी है। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर लेता हूँ। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत ही अच्छे तरीके से इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए 4 ब्लॉक बना दिए, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसने 4 ब्लॉक बना दिए। अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है या नहीं उसके बेसिस पर मैं इसके गहराइयों में नहीं जाऊंगा, हो सकता है डाउट्स क्योंकि आपको उस चैप्टर पढ़ने पर ही समझ आए। इसने 4 ब्लॉक बना दिए। ये था एस ब्लॉक, ये था डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये था एफ ब्लॉक। उसी 4 ब्लॉक्स के अंदर पूरी पीरियोडिक को अब हम पढ़ते हैं। एस ब्लॉक वो थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में थे, पी वालों में पी ऑर्बिटल में थे, डी वालों में डी ऑर्बिटल में थे और एफ वालों में एफ थे,
ठीक है, ये ऑर्बिटल्स में आपको अगर समझ में आती है तो ठीक, वरना हम इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें हम बड़े अच्छी तरीके से ये चीज़ समझाते हैं। ठीक है? तो बात इस पीरियोडिक टेबल की और क्या खास बात थी, उसमें ये कुछ ऐसा करके मतलब सीढ़ीदार स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसने कुछ इस तरह के एलिमेंट्स ऐसी लाइन खींच दी जिसमें इसने कहा कि इस लाइन पर इस जो लाइन पर जितने भी आते हैं ये क्या है, मेटलॉइड्स है। ठीक है, और बाकी इधर वाले सारे नॉन मेटल है, ये सारे मेटल है। ठीक है, तो उसने बहुत अच्छी तरह से अरेंज किया, बीच में ये लाइन है यहाँ पर मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेबल की अब जो नई बनी है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है तो बता देते हैं। उसमें 18 7 पीरियड्स है। ठीक है, और 18 ग्रुप्स है, कॉलम्स, पीरियड्स मीन रो। ठीक है, 18 ग्रुप्स है, 18 ग्रुप्स है। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो पहले पीरियड में एक ही एलिमेंट है, पहले पीरियड में दो एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम। ये दो ही एलिमेंट है पहले पीरियड में। पीरियड कौन सा है, ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पीरियड है और 18 ग्रुप्स है, ग्रुप्स जो है ऊपर वाले। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक की एंट्री हो जाती है या डी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर 18 एलिमेंट्स, क्या 18 एलिमेंट्स है, और फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है तो 32 है, सेवंथ में भी 32 है। ठीक है, तो सबसे छोटे वाला 2 है। ठीक है, फर्स्ट पीरियड को मैं क्या कहता हूँ, वेरी शॉर्ट पीरियड कहता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, और बीच वाले जो 8 के हैं उसको मैं फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, सेकंड शॉर्ट पीरियड कहता हूँ। फिर जो सबसे ज़्यादा है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है। ठीक है, जो 32 वाला है, 32 वाले 2 है, ये लास्ट अभी तक इनकम्प्लीट है तो इसको मैं इनकम्प्लीट ही बोल देता हूँ। इसमें अभी रिसर्च चल रही है और एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है, और बीच वाले को मैं लॉन्ग पीरियड बोलता हूँ, 18 वाला को फर्स्ट लॉन्ग सेकंड लॉन्ग। ठीक है, वेरी लॉन्ग अभी एक है और इनकम्प्लीट एक नाम दे रखा है सेवंथ पीरियड को। ठीक है, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई डाउट होगी, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो भाई साहब अब जो पीरियोडिक टेबल थी इसको मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें उसने कहा कि 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, एक है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, एक है ट्रांजिशन एलिमेंट, एक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब ये सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पर था, जैसे कि एक एटम कैसा होता है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके बाहर सेल्स होती है। ठीक है, सेल्स। अभी अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि जो बाहर वाली सेल्स होती है या फिर जो बाहर जो सेल्स रहते हैं वो एक्चुअली एस और पी के रहते हैं। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल्स के सबसे बाहर रहते हैं। ठीक है, इसलिए बाहर से रिप्रेजेंट किसी भी एटम करे तो उसमें एस और पी वाले आते हैं, तो इसलिए इसमें सारे के सारे एस पी ब्लॉक वाले हैं। ठीक है, ट्रांजिशन जिसमें डी ब्लॉक, डी थोड़ा सा अंदर होता है। ठीक है, तो इसको मैं डी का नाम दूं। ये सेल अलग ही है लेकिन अभी बस समझने की तरह से कीजिए। एक्चुअली एस पी डी एफ अलग अलग होते हैं, वो कैसे होते हैं वो भी हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो डी थोड़ा सा अंदर होता है, उसको मैं ट्रांजिशन बोलता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव समझने की कोशिश कीजिए, बाहर ही बाहर एस और पी होते हैं तो मैं उसको रिलेट करता हूँ। एफ डी से भी अंदर होता है तो इसको मैं एफ बोलता हूँ, इसको मैं इनर ट्रांजिशन बोलता हूँ, और भी अंदर तो उसमें मैं एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है, एक 4f जिसे लेंथेनाइड बोलता हूँ, एक एक्टिनाइड है। अब लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है वो भी मैं अभी बात करूंगा। अब ग्रुप्स की बात करता हूँ। पहले ग्रुप्स में मेटल्स है सारे, उनको मैं एल्कली मेटल्स बोलता हूँ, एल्कली मेटल्स बोलता हूँ। ठीक है, अब इनके नाम कैसे पड़े वो बाद में बताएंगे। ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनका नाम निकाला गया है। ठीक है, तो उसके बारे में जो विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं क्योंकि ये सभी की सभी मेटल्स है वो अर्थ में मिलती है और इनकी जो कंपाउंड्स एल्कलाइन प्रॉपर्टीज के होते हैं तो इनको मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलता हूँ। फिर है 15 ग्रुप को जिनको मैं निक्टोजेंस बोलता हूँ, और 16 को मैं चाल्कोजेंस बोलता हूँ, 17 को मैं हेलोजेंस बोलता हूँ, 18 को मैं नोबल गैस बोलता हूँ क्योंकि इसमें सारी की सारी नोबल गैसेज है, जैसे कि
हीलियम, नियोन, ठीक है, जी, ये सारी की सारी गैसेज हैं जो कि बहुत कम रिएक्ट करती है या फिर नहीं रिएक्ट नहीं के बराबर करती है, ठीक है। ग्रुप 3 प्लस लेंथेनॉइड्स है। लेंथेनॉइड्स तो वो सभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहे थे लेंथेनाइड की, तो लेंथेनाइड में कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अभी हम पीरियोडिक टेबल पर चलते हैं। हमने क्या कहा, ये जो सीरीज है इसको मैं लेंथेनॉइड बोलता हूँ, लेकिन सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक के सभी को मैं लेंथेनॉइड बोलूंगा। यानी कि सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक मैं सभी को लेंथेनॉइड, और थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक को सभी को मैं क्या बोलूंगा, इनको लेंथेनॉइड बोलता हूं, इनको एक्टिनॉइड बोलता हूं। एक बात इसमें खास इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली है कि लेंथेनॉइड में लेंथेनम साथ में नहीं होता और एक्टिनाइड में एक्टिनियम खुद साथ में नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। तो लेंथेनॉइड कौन से हैं, जो सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम तक के सारे एलिमेंट लेंथेनॉइड के अंदर आते हैं, जबकि थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक के एक्टिनॉइड्स के अंदर आते हैं। फिर कुछ जो मेटल्स होती है जिनके ओल्ड टाइम्स में क्या बनते थे, सिक्के बनते थे, कॉइन बनते थे, तो उनको आज कोइनेज मेटल्स के नाम से जानते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये तीनों है, कॉपर, एजी, एयू, ठीक है। फिर नोबल मेटल्स मैंने कहा जो बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है, जैसे कि एजी है, एयू है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये बहुत कम रिएक्टिव है, इसलिए उनके आपको घरों में कुछ कीमती यूज किए जाते हैं, जैसे कि चांदी और के गहने बनते हैं सोने चांदी के, क्योंकि ये रिएक्ट बहुत कम करते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। फिर ट्रांस यूरेनियम मेटल्स, यूरेनियम के बाद के जितने भी मेटल्स हैं वो सब बनाए गए हैं, एलिमेंट्स है वो जितने भी हैं सब बनाए गए हैं, तो उनको मैं ट्रांस यूरेनियम मेटल्स बोलता हूँ, ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिनको ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ये हम आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ एलिमेंट्स, जैसे ये पीरियोडिक टेबल की खास बात है कि जैसे कि यहाँ पीरियोडिक टेबल, जैसे कि ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ना डायगोनल में अलग ही, यहाँ पर नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ही काफी है। अभी हम बहुत आगे, कुछ एलिमेंट्स में इनमें क्या रहता है, एक डायगोनल सा रिश्ता है, ठीक है, मतलब ये सेम प्रॉपर्टी इसके जैसी बताता है, ये इसके जैसी, ये इसके जैसी, मतलब बहुत सारे में ऐसा रहता है, यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज अलग अलग बताते हैं इसको मैं सेम बताते हैं डायगोनल रिलेशन वाले से, तो इसको मैं डायगोनल रिलेशनशिप बोलता हूँ, जो कि एक अलग ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। और फिर बात करता हूँ, अगर ऑर्बिटल्स आप सब पढ़ चुके हो तो उसके बारे में बात करते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो मैंने कहा यहाँ सभी s ऑर्बिटल वाले हैं, यहाँ p ऑर्बिटल वाले हैं, ठीक है, यहाँ d ऑर्बिटल वाले हैं, और यहाँ f ऑर्बिटल वाले हैं, ठीक है। तो लेंथेनॉइड बोलता हूँ इनको, और यहाँ मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। हमेशा एक जो नया पीरियड है वो हमेशा s ऑर्बिटल में और एक नई शेल के साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। नया और जो नया पीरियड है वो एक नई शेल के साथ स्टार्ट होता है, और नई शेल हमेशा पहला एस ब्लॉक भरा जाता है, फिर पी भरा जाता है, फिर डी, फिर एफ, तो उसी हिसाब से अरेंज है, ठीक है। हमेशा अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए तो शेल नंबर हमेशा पीरियड नंबर के बराबर रहेगा, कहने का मतलब पीरियड नंबर इसके बराबर रहेगा, ठीक है, 5s 6 7s, ठीक है। और बाकी शेल नंबर एस ब्लॉक वाले के सेम रहेगा, और पी वाले के सेम रहेगा। डी से डी में से डी एक अंदर रहता है, तो डी से एक ज्यादा और एफ से दो ज्यादा, क्योंकि एफ दो शेल अंदर रहता है, ठीक है। फिर हेनरी मोजले का रूल हम अभी पढ़ चुके हैं। फिर बात करता हूं मैं पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल मैंने कहा कि कैसे बनी, अब तक हमने पूरी पढ़ ली, कैसे बनी, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज क्या थी वो हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या है कि उस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है,
जो क्या है कि कई बार कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद में इंक्रीजिंग जो हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीज किया, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है बताइए हमें। तो ये सब हम पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। इस एग्जाम्पल को होमवर्क के रूप में देखिए। फिफ्थ पीरियड वाले में 18 एलिमेंट्स किस तरह से जस्टिफाई होते हैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।